स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और चर्चा हो रही है भारत को आगे ले जाने की जो बड़े बड़े प्लान्स पार्टीज रख रही हैं उस पर हम बातचीत करें। विकास गोयल जी, जो बात अभी एक विजय सरदाना जी गई, दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा। उन्होंने कहा कि इतना सारा तमाम विभागों के ऊपर, जल बोर्ड के ऊपर, डीटीसी के ऊपर, बिजली कंपनियों के ऊपर बकाया है, इसकी वजह से आप फ्री दे रहे हो, उधर रेगुलेटरी एसेट रिसीवेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। सच क्या है बताइए, कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं? मतलब फ्री बिजली कैसे दे पा रहे हैं आप? नीरज जी, सरदाना जी ने जो बातें कही वो बड़ी आधी अधूरी जानकारी रखी। वो बड़े अच्छे अर्थशास्त्री होंगे, लेकिन शायद वो पूरी जानकारी उन्होंने नहीं रखी। वो कह रहे हैं कि इतना करोड़ कर्जा है। कर्जा किसका है? दिल्ली सरकार ने तो जल बोर्ड को पैसा दे रखा है, दिल्ली सरकार ने बीटीसी को दे रखा है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली पावर उसको दे रखा है। आज दिल्ली गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देती है उसका पूरा जो प्राइवेट कंपनियों को भुगतान, जहां से दिल्ली को बिजली खरीदनी है, उनको पूरा पैसा उसमें उन्होंने दे रखा है। दूसरे सरदाना जी ने बार बार एक बात कही नीरज जी, कि केंद्र सरकार, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होने के नाते केंद्र सरकार ये लाभ पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। तो मैं सरदाना जी से कहूंगा कि वो इतने वरिष्ठ होने के नाते उनको ये जानकारी भी आपके माध्यम से देश की जनता को देनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों से 1.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स का इकट्ठा करती है। दूसरे स्टेट्स में उसका 38 से 40% जो राज्य सरकारों को मिलता है। दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ का सिर्फ 325 करोड़ रुपए दिल्ली को मिलता है। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, जो सेंट्रल टैक्स इकट्ठा होता है दिल्ली से। तो अगर केंद्र सरकार कहीं दिल्ली सरकार की मदद करती है, दिल्ली के लोगों के लिए कोई पुल बना देती है, कोई हाईवे बना देती है, तो कोई एहसान नहीं करती। 1.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता उनको टैक्स देती है। नीरज जी, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के बीच में रखना चाहूंगा। आज 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और मोदी सरकार बनी, तो उस वक्त केंद्र सरकार का बजट 20 लाख करोड़ होता था, जो आज 40 लाख करोड़ पहुंच गया। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? आज जो भी अब की बार बजट पेश हुआ 22-23 का, 2022-23 का, उसमें सुरक्षा बजट पे, रक्षा बजट पे 63,000 करोड़। गोयल साहब प्लीज, उधर मैं बजट पे ले जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने खुराना साहब को रुकिए ना, बिजली कंपनियों का डिस्कॉम का कितना बकाया आपके ऊपर, ये मुझे बताइए। आपको उनको कुछ पैसे देने या एकदम हिसाब जीरो है? नीरज जी देखिए, मैं अब ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल जीरो है, रूटीन में जो थोड़ा बहुत चलता रहता होगा। कितना है? नहीं सर, ये बहुत गंभीर आरोप है। एक भाजपा के प्रवक्ता 18,000 करोड़ बता के गए थे, वो कितना है आपके ऊपर? नीरज जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई 18,000 करोड़ कह रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। तो आप बताइए ना कितना है? जो एक नहीं, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन जो रूटीन में महीने टू महीने जो चलता होगा 1,000, 2,000, 4,000 करोड़ पे, वो जो रूटीन में चलता होगा, कोई भी बड़ी अमाउंट बिल्कुल भी बाकी नहीं है। और जो मैं आपको बात बता रहा था, बजट की बात नहीं बता रहा था। आज क्या जरूरत पड़ेगी कि अग्निवीर योजना सैनिकों को पेंशन नहीं दे पा रहे? आज क्या जरूरत पड़ेगी कि मनरेगा में कट करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी अपने दोस्तों का माफ कर देते हैं। क्यों? आज कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया जाता है, जिससे 1,82,000 करोड़ का फर्क पड़ता है। सर, आपने कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देखा है क्या? गलत रास्ते पे चल पड़े गोयल साहब, आप कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देखा आपने? आप गलत रास्ते पे चल पड़े, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए सर प्लीज। आप उस प्रोसेस पर रहिए जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ के आ रहा है, ये आपको लेटेस्ट फिगर देखना चाहिए। लेकिन वो मैं उस विषय पर नहीं जा रहा कि वो कम किया गया, तो क्यों कम किया गया था। मैं ये जानने की दोबारा कोशिश आपसे कर रहा हूं। आप कह रहे हैं 1-2 हजार करोड़ रुपए बकाए। नहीं, ये मॉडल इसलिए सर जरूरी है बिजली फ्री वाला, क्योंकि अगर ये इतना अच्छा है तो उसको भी सबको लागू करना चाहिए ना, अगर इतना बेहतरीन मॉडल है तो। नीरज जी, जो हम बिजली फ्री देते हैं, 200 यूनिट फ्री और 400, उससे पूरे साल में 3300 करोड़ रुपए सब्सिडी का दिल्ली सरकार पर बोझ पड़ता है। ठीक है, पूरे साल में 3300 करोड़ का। तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या कोई दूसरा आदमी कह रहा है 18,000 करोड़ की देनदारी है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपने कहा डिस्कॉम के या पावर ग्रिड, जिन भी संस्थाओं से दिल्ली सरकार बिजली खरीदती है, तो उनके सबके पैसे टाइम टू टाइम पे हो रहे हैं। इस बात में बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ। सरदाना जी भाई, आप क्यों कह रहे हैं कि इतना ज्यादा है? तो कह रहे हैं कि 3300, वो भी रनिंग होता है, बदलता रहता है, तो साल का आता है। साल का 3300 करोड़। हाँ, साल का ही मैंने कहा, साल का 3300 करोड़, पूरे साल का 33 करोड़ सब्सिडी का। जी सरदाना जी, सर जब उनसे पूछे ना उन्होंने जो आरोप लगाया था। जी सरदाना जी, देखिए, अब विद ड्यू रेस्पेक्ट गोयल साहब से निवेदन है कि कम से कम आप अपनी सरकार के आंकड़े पढ़ लें। मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा हूं। आपने एक सवाल किया था कितना डेट बाकी है। सर, अगर ये आप आंकड़ा पढ़ सकते हैं, हाइलाइट्स ऑफ दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ सर, क्योंकि आप तो पढ़ के आए नहीं, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ।
जी, Highlights of Delhi Economic Survey 2021-22. Point number 8. Delhi's outstanding debt was 40,696.66 crores as of 31st March 2021. क्लियर हो गया? अब आप कहते हैं बजट सरप्लस है। सर किसको देना है ये तो बताइए ना, या जिससे आपने लिया है और किसको दोगे? सेंट्रल बताइए गवर्नमेंट ना किसमें लिखा है इसमें? आपने कहा 40,000 किस अरे यार ये इकोनॉमिक सर्वे आपका, मैं पढ़ रहा हूँ ना आपका पेज। किसका देना है? 40,000 आपकी सरकार का दिल्ली सर, ये इकोनॉमिक सर्वे प्राइवेट नहीं छपता, आपकी सरकार छापती है। अरे तो दिल्ली आपको ये भी नहीं किसका देना है बता दो, आप बता अरे दीजिए जिससे लिया किसका उसी को तो देना है। दोगे भाई, या नाम थोड़ी लिखे होते हैं। डिटेल हो तो आप बताइए किसको अरे देना जब है? ऐसा है या भाई तो साहब, अगर बीजेपी आप, प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए सर। अरे मैं बीजेपी आप ही का प्रवक्ता डेटा की पढ़ बात रहा मत हूँ। कीजिए। अब आप अगर बताइए गोयल किसको साहब, देना अगर है? आपसे कुछ अगर ऐसा है नीरज, अरे एक मिनट 40,000 करोड़ देना है तो गोयल किसका साहब, देना एक है? मिनट ये उनको तो बताइए। पूरी बात अपनी रख लीजिए, फिर आप उनको काउंटर करिएगा। कंप्लीट करिए सरदार जी बात अपनी। अच्छा दूसरा इनका सबसे अच्छी, बताइए। और मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप एक काम करिए कि या तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए कल, या सुनिए मेरी बात, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ आपके माध्यम से। बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। अरे भाई मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। 40,000 करोड़ देना है तो किसको देना है बताइए मुझे। बैंकों को देना है, भारत सरकार बैंकों को देना है। किसको देना है? मैं जवाब देता हैं? हूँ, किसको देना है बताइए। मैं बताता हूँ, अरे यार जब कुछ पढ़ लिख के नहीं आते हो तो बहस क्यों कर रहे हो? बात मत कीजिए। मैं बताता अरे हूँ, यार जब गोयल साहब कुछ पढ़ा लिखा करो यार, देखो प्रवक्ता आप बने हो, पढ़ के आया करो, तो आप बताइए, पढ़ के आया करो। बता रहा हूँ ना, आप बता दीजिए किसको देना है। मैं रुकिए, लिस्ट एक भेज रहा हूँ। मिनट रुकिए, खुराना जी बताना चाहते हैं। खुराना जी बताइए। ये आरटीआई का जवाब है। एक मिनट छात्रों, यार झूठ छात्रों बोलने के लिए सुनो, क्यों बैठे हैं आप? सुनिए सुनिए खुराना जी, हाँ loan received during the details of NSSF loan, NSSF loan, सदानंद जी बता पाएंगे क्या उससे क्या मतलब होता है? आपको भी मालूम है क्या होता है? लोन पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ ऑन 7/3/2022। ये तो 21 की बात कर रहे हैं, मैं 7 मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ। 38,506 करोड़ 46 लाख रुपए आपने NSSF बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको देना है आपने। आप कह रहे हो कुछ नहीं है, ये है डाटा। मैं आपको कहो तो अभी ट्वीट करके भेज देता हूं आपको, अगर आपको नहीं मालूम तो जी। पढ़ के लिख के आया करिए मेरे मालिक। खुराना नहीं खुराना जी 2014 का भी डाटा बता दीजिए कितना था ये प्लीज एक बार यार मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ विकास, बताइए ना विकास सर। जी आप प्रवक्ता अरे हो। सर, जी 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 बता दीजिए ना। नीरज, अभी आप कह रहे थे कि जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। अभी इसमें आप लोग आपस में निपटते रहिए। मैं तो दोबारा इसलिए पूछा था कि ये क्लैरिटी रहे। खुराना साहब आपकी बात हो गई, आपने इनको एक डेटा दिखा दिया और सरदाना जी ने बता दिया इनको। अब मैं एक सवाल संजय जी से पूछ लूँ। संजय जी आप देख रहे हैं, मैं दोबारा ये एक सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री कल्चर इस देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं किसी राज्य सरकार, किसी केंद्र सरकार की तरफ इशारा करके उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि आप इसको करें। लेकिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी को आप देखिए सर, बहुत बुरी स्थिति में है। अब नाम लूंगा तो फिर कहेंगे कि मेरे राज्य का नाम ले रहे। तमाम राज्यों के डेट टू जीडीपी उस सीमा को पार कर गए हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वायदे पे वायदे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि 2024 के लिए चुनावी स्टंट चल रहा है इस समय। तो आपको सर बेस्ट ऑफर कौन सा लग रहा है, या आप अभी इंतजार कर रहे हैं कि एक और ऑफर कहीं से आए तो विचार करेंगे आप? मैं ऑफर की तो बात नहीं करूंगा। हम सब ऑफर का इंतजार करते हैं। कई बार आपको लगता है ये ऑफर अच्छा है, दूसरा ऑफर खराब है, लेकिन ये ऑफर दिए क्यों जा रहे हैं? अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये ऑफर इसी के लिए दिए जा रहे हैं। पिछले कई चुनाव में, राज्यों के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम ये सवाल पूछते रहते हैं कि भाई आपको किसी सरकारी स्कीम का से फायदा मिला या नहीं मिला। और हमने देखा बड़ा सीधा सीधा संबंध दिखाई पड़ता है। जिन परिवारों को सरकार की स्कीम से फायदा मिल रहा है, आप उसको रेवड़ी कह लें, स्कीम कह लें, वेलफेयर मॉडल कह लें, जिन परिवारों को इसके से फायदा मिलता है, उनके वोट का झुकाव राज्य की सरकार की तरफ होता है, जिस पार्टी की राज्य की में सरकार होती है। बड़ा सीधा सीधा संबंध दिखाई पड़ रहा है। पिछले हमने 4, 5, 10 असेंबली इलेक्शंस को देखा। मुझे लगता है जितना हम एनालिसिस करते हैं
ये सरकारें और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसी तरह का विश्लेषण कर रही हैं और उन्हें साफ दिखाई पड़ता है अगर आपने वेलफेयर स्कीम्स लाया है उसका आपको फायदा, इलेक्टोरल फायदा दिखाई पड़ रहा है। इकोनॉमी जाए भाड़ में, इकोनॉमी की चिंता कौन करता है वो देखी जाएगी, लेकिन अभी तो हमें चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने में इसका सहारा लिया जा रहा है और ऐसा दिख रहा है कि चुनाव जिताने में ये वेलफेयर स्कीम जो हैं वो सरकार को मदद कर रही है। इस वजह से तमाम तरह के ऑफर्स सारी पार्टियां दे रही हैं, सारी पार्टियां दे रही हैं और इसमें कोई दल पीछे नहीं। मैं किसी एक दल का नाम ही नहीं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि ये एक जो प्रवृत्ति है, कल्चर बनता जा रहा है, ये बहुत दिक्कत वाला होगा। हम लोग बिजनेस चैनल में बैठे हैं सर, बहुत सीरियस नोट पे कर रहे हैं, ये बहुत सीरियसली प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप विजय सरदाना जी की आलोचना करें या संजय जी की करें या किसी की भी कर लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति ऐसे चल नहीं सकती है कि आप वायदे किए जा रहे हैं और उसका प्रोविजन नहीं बता रहे पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लेंगे, लोन ले लेके आप फ्री में चीज़ें कैसे दे सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। सरदाना जी इकोनॉमिस्ट के तौर पे छोटा सा कमेंट 30 सेकंड का सिर्फ। देखिए, जब तक इस देश में जनता इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल नहीं बनाएगी, कैसे बनाए? जब तक प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि ये उनका बजट है, उनको ये समझ में नहीं आता ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है। और जब तक जनता इस पे आवाज नहीं उठाएगी कि हमें आपकी ये रेवड़ियां नहीं चाहिए, आप हमें बेसिक सुविधाएं दें। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात चल रही है कि बेसिक बेंचमार्किंग तो हो कि 1000 लोगों के बीच में कितने हॉस्पिटल बेड होने चाहिए, कितने स्कूल होने चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए। आप वो तो करेंगे नहीं, आप कहेंगे जी फ्री बिजली ले लो। और जो आदमी दारू खरीद रहा है, जिसको आप फ्री में दारू बांट रहे हो, क्या वो बिजली का बिल नहीं दे सकता? जो आदमी सिगरेट खरीद रहा है, शराब खरीद रहा है, क्या वो ट्रांसपोर्ट का टिकट नहीं खरीद सकता, बस का टिकट नहीं खरीद सकता? सोचने की बात यह है कि आप किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, सवाल इसलिए नियत पे खड़ा होता है। तो मुझे लगता है जनता को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को सवाल करना चाहिए। बिल्कुल, जनता को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सरकार एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं है, सरकार एक गार्डियन भी होती है। और गार्डियन का हिंदी में अर्थ होता है कि वो अभिभावक है और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को वो ये समझाएं, सिखाएं और बताएं कि हर चीज़ आपको इस तरह से प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन बेसिक एम्यूनिटीज़ अगर आप क्वालिटी की देंगे तो हमारी न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा उससे फ़ायदा भी होगा। रादर कि खाली चुनाव जीतने के लिए अक्रॉस पार्टी में आप देखिए ये प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।